वो हमारा होगा बेटा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे में इसको जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिवीजन करा दें, ताकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे पहला हमारा काम है बेटा किसका? प्रोबेबिलिटी का। आखिर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है बेटा संभावनाएं। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है? संभावनाएं। कि जो भी हम अगर बात करते तो पॉसिबिलिटीज की जहां पर भी बात होगी, जो भी हमारी क्या होगी बेटा पॉसिबिलिटीज की बात होगी, तो उस पॉसिबिलिटी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उस पॉसिबिलिटीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो 5 to 6 मार्क्स का हमारा जो ये चैप्टर है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो वहां पर 2 तरीके की बात होगी, या तो वो सर्टेन होगा या तो अनसर्टेन होगा। या तो हो सकता है वो हमारे फेवर में होगा या तो हमारे लिए क्या होगा बेटा अनफेवरेबल होगा। या तो हमारे लिए फेवरेबल की बात होगी या तो हमारे पास अनफेवरेबल की बात। तो प्रोबेबिलिटी में हमें मेनली यही निकालना पड़ता है कि जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स है और जो टोटल आउटकम्स है उनका रेशियो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, या अनफेवरेबल है तो अनफेवरेबल और टोटल आउटकम्स की वैल्यू को किस तरीके से हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। उन चीजों को यहां पर हमें ध्यान में रखना है, उन चीजों को हमें यहां पर समझना है। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला जो हमारा होगा ना बेसिस, जैसे कि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो टॉस करने के बाद क्या होगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। कि अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कॉइन को टॉस करने के बाद क्या होगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तब हम किस तरीके की बातें करेंगे और अगर टेल आएगा तब किस तरीके से बातें। तो हमारे पास क्या होगी कि अगर एक कॉइन को टॉस किया गया है, अगर एक कॉइन को टॉस किया गया तो कितनी तरीके की वैल्यू आ रही बेटा? 2 तरीके की वैल्यू, कि हेड भी आ रहा है और हमारा टेल भी आ रहा है, हेड भी आ रहा है और हमारा टेल भी आ रहा है। तो अगर उस तरीके की वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे तो वही हमारा प्रोबेबिलिटी में देखा जाएगा, समझा जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंट की, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। कि अगर हम एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? कहता है द परफॉर्मेंस विच प्रोड्यूस द सर्टेन रिजल्ट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। कि वैसा परफॉर्मेंस जिससे क्या होगा, एक सर्टेन रिजल्ट हमारा फाइंड आउट होगा, जिससे हमारा क्या होगा बेटा एक सर्टेन रिजल्ट हमारा फाइंड आउट होगा, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? एक्सपेरिमेंट के नाम से जानेंगे। कि अगर एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, अगर क्या कर रहा है बेटा एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, तो अगर एक्सपेरिमेंट को देखना है, अगर क्या करना है बेटा आपको एक्सपेरिमेंट को देखना है, तो एक्सपेरिमेंट को कैसे हम लोग देखेंगे बेटा? तो जो हमारे पास टोटल वैल्यू है, जो हमारे पास टोटल वैल्यू है उसमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। कि अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड या तो टेल कुछ ना कुछ तो आएगा ना बेटा। तो ये जो हेड और टेल आ रहा है यही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? रिजल्ट के नाम से। तो वही कहता है कि अगर ऐसा कोई परफॉर्मेंस जिससे हमारा कुछ ना कुछ क्या हो, एक्सपेरिमेंट करने से सर्टेन रिजल्ट फाइंड आउट हो, तो वो हमारा प्रोबेबिलिटी के नाम से जाना जाएगा, प्रोबेबिलिटी कहलाएगा। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए पहले एक्सपेरिमेंट का होना जरूरी है। फिर होता उसके बाद होता है बेटा, हाँ बोलो। हाँ तो कॉइन टॉस किया तो वही एक्सपेरिमेंट होगा, तभी ना उसका हमने क्या बोला कि वैसा एक्सपेरिमेंट जिससे हमारा कोई रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट है ना कि कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा। क्या हुआ? हाँ तो कुछ भी आ सकता है ना बेटा। अरे बुर्बक, एक बता, कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या चिड़िया लेके भाग जाएगी ऊपर से कॉइन? या तो हेड या तो टेल आएगा ना। तो वही ने मैंने बोला कि कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा रे बुर्बक। ठीक है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आएगा। तो अगर रिजल्ट आ रहा है तो वो हमारा किस में आएगा बेटा? एक्सपेरिमेंट में। फिर हम लोग बात करते बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहता है कि इफ द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन चांस ओनली। कि अगर कोई भी रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो वो एक्सपेरिमेंट डिपेंड किस पे होगा बेटा? चांस ओनली। देन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। बेटा जैसे हम लोग कॉइन एक बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार टॉस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आने के चांसेज होंगे नहीं, कि जैसे हेड ही आ जाए, टेल ही आ जाए, या हम किसी थैले में से बॉल निकाल रहे हैं, फिर बॉल रख रहे हैं, फिर दूसरा बॉल निकाल रहे हैं, या बॉल निकाल के रख लिया हमने, रखा नहीं उसमें दूसरा। तो कार्ड के रूप में देखते हैं, कॉइन्स के रूप में देखते हैं, डाइस के रूप में देखते हैं। तो ये भी हमें रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करनी होगी।
फिर कहता है कि अगर हम जब कॉइन को टॉस करेंगे तो कुछ ना कुछ टोटल आउटकम्स तो आएगा ना, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो एक्सपेरिमेंट में हमने ये देख लिया कि भाई दोनों में से कुछ भी आ सकता है, हेड या टेल। तो दो हमारे पास आउटकम्स बन सकते हैं या नहीं बन सकते, कि अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो कॉइन को टॉस करने से हमारे पास दो वैल्यू बन सकता है, हेड या टेल। तो ये जो हमारा टोटल वैल्यू आता है उसी को हम लोग कहते हैं बेटा सैंपल स्पेस। उसको किस नाम से जानेंगे हम लोग बेटा? सैंपल स्पेस के नाम से। तो सैंपल स्पेस में हमेशा जितनी टोटल वैल्यू आएगी, तो वही कहता है कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल डिस्टिंक्ट आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, कि जितने भी अलग अलग आउटकम्स होने वाले होंगे, आने वाले होंगे, उन सब को अगर एक जगह हम इकट्ठा कर देते हैं तो वही हमारा किस नाम से जानेगा बेटा? सैंपल स्पेस के नाम से जाना जाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं तो जितने भी हम जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे जितने भी अलग अलग हमारे पास आउटकम्स आ रहा है उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? सैंपल स्पेस के नाम से जानेंगे, सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, हमने क्या करा बेटा? एक कॉइन को टॉस किया। तो कॉइन को जब हमने टॉस किया तो उससे क्या हो सकता है? कुछ ना कुछ आउटकम्स आएगा। अगर मान लीजिए कि हमने बोला कि कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या होगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। या तो हमारे पास क्या होगा? हेड होगा, या तो हमारे पास क्या होगा बेटा? टेल होगा। तो हेड और टेल में से दो में से कोई भी आ सकता है या नहीं आ सकता? दो में से कोई भी आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हेड और टेल आए तो मतलब टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए बेटा? 2। तो याद रखिएगा कॉइन का जब भी हम सैंपल स्पेस निकालेंगे तो सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी हो जाएगा बेटा? 2 की पावर n। क्या हो जाएगा सैंपल स्पेस बेटा हमारा? 2 की पावर n। कि जब भी आप कॉइन को टॉस करेंगे, जब भी आप क्या करेंगे? कॉइन को टॉस करेंगे तो टॉस करने के बाद जो सैंपल स्पेस निकाला जाएगा वो कैसे निकलेगा? 2 की पावर n। और ये जो n की वैल्यू है बेटा, ये जो हमारा n की वैल्यू है, n को हम लोग कहते हैं बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स। कि भाई एक कॉइन हमने टॉस किया है या दो कॉइन को टॉस किया या तीन कॉइन को टॉस किया, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है। ओके, कि अगर हम कभी भी कॉइन के रूप में देखेंगे तो कैसे हमने टॉस किया है उन सब चीजों को यहां पर कंसीडर करेंगे, उन सब चीजों को यहां पर देखेंगे हम लोग। ओके, तो अगर मान लीजिए एक कॉइन को टॉस किया गया तो क्या होगा बेटा? 2 की पावर 1। एक कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो क्या होगा बेटा? 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 हो गई। मतलब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? सैंपल स्पेस। अगर इसी में हम लोग दो कॉइन को टॉस करें, कि अगर एक साथ हम लोग क्या करें बेटा? दो कॉइन को टॉस करें, तो जब दो कॉइन को टॉस किया जाएगा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 की पावर 2 मतलब 4। सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 2 मतलब 4। जैसे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए दोनों ही सिक्के पे क्या आ जाए? हेड आ जाए, कि पहले वाले पर भी हेड, दूसरे वाले पर भी हेड, पहले वाले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल तो दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ जाए। तो जहां पर अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों को देखेंगे ना, तो टोटल कितने सैंपल स्पेस आ गए बेटा? 4 हमारे पास आ गए। सैंपल स्पेस टोटल कितने हो गए? 4 आ गए। तो यहां पर s बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। कि अगर आपको दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। फिर उसी तरीके से अगर हम लोग 3 कॉइन को टॉस करें, अगर हम लोग एक साथ कितने कॉइन को टॉस कर रहे हैं बेटा? 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो s बराबर क्या हो गया? 2 की पावर 3। s बराबर क्या हो गया बेटा? 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी? 8। कि हो सकता है तीनों पे हेड आ जाए, हो सकता है क्या बेटा? तीनों पे हेड हो जाए, या 2 पर हेड और 1 पर टेल आ जाए, 2 पर हेड 1 पर टेल। इस तरीके से देख रहे हो ना, कि हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल 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 की बात हम लोग करेंगे। ओके, तो ये आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि अगर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो इस तरीके से वैल्यू यहां पर कंसीडर्ड होगी, इस तरीके से हम लोग यहां पर निकालेंगे। ओके, तो जहां पर 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सैंपल स्पेस 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। फिर उसी तरीके से अगर इसी में हम लोग डाइस की बात कर ले, इसी में हम लोग क्या करेंगे बेटा? अगर डाइस की बात करें तो डाइस की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा जरा गौर से देखना। एक मिनट बेटा होल्ड करना।
ठीक है बच्चों। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग डाइस की बात करें तो डाइस में क्या होता है हमारे पास कि टोटल नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना बेटा, ठीक है। तो अगर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, तो कभी भी अगर डाइस में आपको सैंपल स्पेस निकालना है तो उसको निकालने का तरीका हमेशा क्या होगा बेटा, 6 की पावर n। कैसे निकालेंगे हम लोग उसको बेटा, 6 की पावर n के रूप में निकालेंगे, 6 की पावर n निकलेगा, ठीक है। कि अगर हम लोग डाइस की बात करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे बेटा, डाइस की बात करेंगे तो उस तरीके से हम लोग फाइंड आउट यहां पर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 6 की पावर n। अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 6 की पावर 1 होगा या नहीं होगा, अगर एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो क्या होगा बेटा, 6 की पावर 1। तो 6 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया बेटा, 6 हो गया या नहीं हो गया, 6 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया, 6। तो 6 में कौन कौन से 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर दो डाइस को थ्रो किया जाए तो दो डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो 6 की पावर कितना बेटा, 2, 6 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ, 36, 6 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 36। अब 36 में देखो क्या हो सकता है कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ जाए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ जाए, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 आ जाए, कुछ भी हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा। तो अगर कहीं पर भी इस तरीके की बात आएगी तो वो हमारा क्या हो गया, डाइस का केस। अब देखिए 1 1 दोनों वैल्यू सेम है, 2 2 दोनों वैल्यू सेम है, इसी तरीके से 3 3 होगा, 4 4 होगा, 5 5 होगा और 6 6 होगा या नहीं होगा। तो जहां पर दोनों ही डिजिट क्या हो, एक ही जैसे हो, उसको हम लोग कहेंगे बेटा डबलेट्स। उसको क्या कहेंगे हम लोग, डबलेट्स के नाम से जानेंगे। जहां पर दोनों ही वैल्यू हमारा क्या हो जाए, एक ही हो जाए, दोनों वैल्यू हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो हमारा किस नाम से जानेंगे बेटा, डबलेट्स के नाम से जाने जाएंगे, डबलेट्स कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है। अब देखो जो हमारा डबलेट्स है उससे जस्ट पहले वाले का डिफरेंस 1, अगर उससे आगे चले जाएंगे तब भी हमारा डिफरेंस 1, फिर और आगे जाएंगे तो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से डिफरेंस हमारा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अगर डबलेट्स में दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब डिफरेंस हमारा कितना होगा बेटा, 0 होगा या नहीं होगा। अगर दोनों ही वैल्यू जैसे 1 और 1 है तो डिफरेंस कितना, 0, 2 और 2 है तो डिफरेंस हमारा कितना बेटा, 0। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। कि जहां पर दोनों ही वैल्यू बराबर हो, जहां पर दोनों ही वैल्यू बराबर हो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, डबलेट्स के नाम से जाना जाएगा, डबलेट्स कहलाएगा, ओके। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 ये हमारा क्या होगा, डबलेट्स कहलाएगा। ये हमारा क्या होगा बेटा, डबलेट्स कहलाएगा, डबलेट्स के नाम से जाना जाएगा। तो इस चीज को हम लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे, ओके। पर बात तो बनेगी नहीं। अब है उसके बाद कि अगर कॉम्बिनेशन वाला काम करे तो उसमें हमारा सैंपल स्पेस कैसा होगा। तो देखिए बेटा कॉम्बिनेशन में हमने बताया था कि जब भी हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन तो एनसीआर के फॉर्म में लिखते हैं ना। अगर हम कॉम्बिनेशन का काम करेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे बेटा, एनसीआर के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर एनसीआर के फॉर्म में हम लोग कॉम्बिनेशन को लिखते हैं तो वहां पर काम कैसा होगा, जरा इस बात को देखिए। कहता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास बोला जाए कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, आपके पास क्या है बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स है। अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स है और आपको उसमें से कोई भी एक कार्ड आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से कोई भी एक कार्ड आपको अगर निकालना है, तो अगर कोई कार्ड निकालना है तो मतलब क्या 52C1 52C1 कि भाई 52 कार्ड हैं उसमें से एक निकालना है। अगर 2 निकालना होता तो 52C2 लिख देंगे, 3 निकालना होगा तो 52C3 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स को फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ आउटकम्स को फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स को देखेंगे। तो जो भी हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो भी वैल्यू हम लोगों ने निकाला, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, ठीक है बेटा। और एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइड r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। और साथ ही साथ हमने आपको समझाने के लिए ये भी बताया था कि जैसे हम लोग 10C3 लिखते हैं,
हमने क्या लिखा यहां बेटा, 10C3 हमने लिखा। अगर 10C3 हमने लिखा और आपको इसको सॉल्व करना है तो आप फॉर्मूले पे ना जाके क्या करोगे, 10 को 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें। 10 को क्या करेंगे बेटा हम लोग, 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो कितना हो गया 10, 9 और 8। नीचे जो ये 3 दे रखा है, इस 3 को भी क्या करेंगे, 3 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा 3, 2, 1। तो 10, 9, 8 डिवाइड में 3, 2, 1। तो अब देखो 3 से 3, 3 जा 9, 2 4 जा 8, तो 10 इंटू 3 इंटू 4 बन गया ना बेटा, मतलब 120 केसेज बनेंगे। तो आप फॉर्मूले के अलावा भी इसको इस तरीके से, तो इतना ही कॉम्बिनेशन का अगर ध्यान रख लोगे ना, तो अगर यहां पर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, जैसे कि हमने यहां पर लिखा कि ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स, कि अगर कोई बैग है, हाँ बोलो बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है, हाँ तो उसका एग्जांपल बताने दे, देख ले आ जाएगा। ओके, तो ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स, ठीक है बेटा। कहता है 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट ए टाइम। गौर से देखो 5 रेड बॉल है ना बेटा, और 3 क्या है हमारे पास, ब्लैक बॉल है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 8। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, 8 होंगे ना, क्योंकि 5 + 3 बराबर कितने हो गए, 8। तो ये हमारा n हो गया। एक बार में निकालना कितने बॉल को है बेटा, 2 बॉल को। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो एक बार में 2, तो 2 हमारा क्या हो गया बेटा, r हो गया। तो हम डायरेक्ट 8C2 नहीं लिख सकते बेटा, बताना जरा, आ गया ना कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, कि 8 बॉल हैं और 2 हमें उसमें से निकालने हैं, तो कोई भी 2, तो 2 कैसे निकलेगा, 8C2 के फॉर्म में निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो वही हमने लिखा है कि नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 3 इज इक्वल टू 8। एट ए टाइम कितना है बेटा, तो 2 बॉल्स को हमें निकालना है। एट ए टाइम कितना निकालना है, हमें 2 बॉल को निकालना है। तो हमने क्या लिख दिया, 8C2। क्या निकाल दिया बेटा हमने, 8C2। तो 8C2 कितना, 8 इंटू 7 डिवाइड 2 इंटू 1 कितना हो गया, 28 वेज हो जाएंगे, जिससे हम लोग बॉल को निकाल सकते हैं। ओके नीरज, हो गया समझ में। तो बुर्बक पहले क्यों हल्ला करने लगता है। चलो, अब उसके बाद है कि ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है, फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। बेटा 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से हमें क्या करना है बेटा, एक कार्ड को निकालना है। तो n बराबर कितना हो गया 52, और निकालना कितना है बेटा 1। तो n की जगह पे 52 और r की जगह पे 1, तो 52C1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 52 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, तो निकल जाएगा ना हमारा सैंपल स्पेस। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया बेटा, सैंपल स्पेस को फाइंड आउट कर लिया। तो जब भी सैंपल स्पेस को निकालेंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, सैंपल स्पेस को निकालेंगे, तो सैंपल स्पेस निकालते टाइम में इसी तरीके की वैल्यू को देखना पड़ेगा, इसी तरीके की बात को हमें करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे देखिए भाई, ये जो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स थे, टोटल कितने कार्ड्स थे हमारे पास, 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो भैया कार्ड कौन कौन से होते हैं, कितने कलर का होता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग, कैसे कैसे इसमें से वैल्यू को कंसीडर करेंगे, वो सारी चीजें हमें देखना है ना। तो देखिए टोटल आपके पास नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स। नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं, 52। अब ये जो 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमारे पास ना 2 कलर के कार्ड्स होंगे, या तो वो रेड होगा या तो वो क्या होगा बेटा, ब्लैक होगा। या तो वो रेड कार्ड होंगे या तो क्या होंगे बेटा, ब्लैक कार्ड होंगे। अब रेड कार्ड ब्लैक कार्ड है, तो मतलब 52 को 2 भागों में बांट दिया ना, तो 26 हमारे क्या हो गए, रेड हो गए, और 26 हमारे क्या हो गए बेटा, ब्लैक हो गए, है ना। कि अगर हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में अगर 2 कलर है तो 2 भागों में बट गया ना बेटा। तो 26 हमारा रेड हो गया और 26 हमारा क्या हो गया, ब्लैक हो गया। अब ये जो 26 हमारे रेड हैं, इसको भी 2 अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। इसको भी क्या करेंगे बेटा, हम लोग 2 अलग अलग भागों में बांट देंगे। तो एक को हम लोग कहते हैं डायमंड और एक को कहते हैं हम लोग हर्ट। एक को क्या कहेंगे हम लोग, डायमंड, और एक को क्या कहेंगे, हर्ट। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछेगा बताओ नंबर ऑफ डायमंड्स कितने होंगे, तो भैया 26 रेड है
और रेड को 2 भागों में बांट दिया तो मतलब 13 कार्ड दोनों में होंगे या नहीं होंगे? कि 13 हमारा किस में होगा? डायमंड में होगा, और 13 हमारा किस में होगा? हर्ट में होगा। तो नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड्स कितने हो गए बेटा? 13। नंबर ऑफ हर्ट्स कितने हो गए? 13। ठीक है। उसी तरीके से जो ब्लैक वाला कार्ड है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो हमारा ब्लैक वाला कार्ड है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक होता है बेटा हमारा क्लब, और एक होता है हमारा स्पेड। जो क्लब है उसको भी 13 पे होंगे। जो नंबर ऑफ जो क्लब कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे। और नंबर ऑफ स्पेड कार्ड की अगर बात करेंगे तो ये भी कितना होगा बेटा? 13 होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए ये जो हमने अलग अलग क्या ना, इसको कहते हैं बेटा सूट्स। इसको क्या कहेंगे बेटा हम लोग? सूट्स। कि SUITS। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा बताओ कितने सूट्स होंगे, तो क्या बोलेंगे बेटा? 4 सूट होंगे। 4 सूट हुआ ना? डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। कौन कौन सा हो गया बेटा? डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। तो ये 4 कार्ड हमारे पास आ गए। तो कोई भी अगर अब पूछेगा कि नंबर ऑफ सूट्स बताओ तो क्या बोलेंगे बेटा? बोलिए जल्दी। 4 होंगे सूट्स, डायमंड, हर्ट, क्लब और स्पेड। तो ये 4 सूट्स हमारे पास होंगे जिसको हम लोग यहां पर समझेंगे। ओके। अब देखिए अगर नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड्स की बात करेंगे, अगर हम लोग नंबर ऑफ डायमंड्स कार्ड्स की बात करें तो उसमें क्या कर रहे हैं कि कितने कार्ड्स हो? तो 13 कार्ड हुआ ना बेटा। तो 13 में कौन कौन सा? तो देखिए सबसे पहले होता है एस। सबसे पहले क्या होता है बेटा? एस। एस का मतलब होता है इक्का, जिसको हम लोग 1 के नाम से भी जानते हैं। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 से लेकर के 10 तक जो होता है ना बेटा उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इस पर अगर हम बोले तो ये हमारा क्या है बेटा? डिजिट का है ना, ये हमारा नंबर्स दे रखा है। तो अगर आपसे पूछे कि नंबर्स ऑफ कार्ड कितने होंगे तो कितने हैं? 2 से लेकर के 10 तक। ये हर में होगा, ये डायमंड में भी होगा, ये हर्ट में भी होगा, ये क्लब में भी होगा और ये स्पेड में भी होगा। चारों जो भी कार्ड हम बात करेंगे ना वो चारों में होगा, क्योंकि सूट्स हमने कितने किए हैं? 4 सूट्स किए हैं। तो हर सूट की ये कहानी बन रही है। एस है तो चारों ही सूट में, 2 होगा चारों ही सूट में, 3 होगा चारों ही सूट में। जो भी होगा वो हर जगह पर रिप्रेजेंट हुआ होगा, हर जगह पे वो वैल्यू गिवन हुई होगी। तो वो चीजें हमें यहां पर ध्यान में रख के चलना है। ओके। तो ये हमारा पहला काम आपको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद होता है बेटा जे, के एंड क्यू। कौन कौन सा बेटा? जे, के एंड क्यू। जे का मतलब होता है बेटा जैक। जे का मतलब क्या होता है? जैक। के का मतलब होता है बेटा किंग। के का मतलब क्या होगा? किंग। और क्यू का मतलब होता है बेटा क्वीन। तो ये 3 आपके पास वैल्यू है, जे, के एंड क्यू। कौन कौन सा बेटा? जे, के एंड क्यू। तो जे का मतलब जैक, के का मतलब किंग और क्यू का मतलब क्वीन। बेटा ये जो 3 कार्ड होते हैं ना इस पे चेहरे बने हुए होते हैं, इस पे कोई ना कोई चित्र बना हुआ होगा। तो जब इस पर कोई ना कोई चित्र बना हुआ होता है तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा फेस कार्ड। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? फेस कार्ड के नाम से जानेंगे, फेस कार्ड कहलाएगा। ओके। तो जहां पर भी अगर चित्र बना हुआ है तो वो क्या होगा बेटा? फेस कार्ड होगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यही चीजें हमने लिखा है कि नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स कितने होंगे बेटा? 52। नंबर ऑफ सूट्स कितने होंगे? 4। एक कार्ड कितनी बार रिपीट हुआ होगा बेटा? 4 टाइम्स, क्योंकि हर किसी में होगा। नंबर ऑफ फेस कार्ड तो देखिए 1 में 3 तो 4 में 12। अगर 1 में 3 है तो 4 में कितने हो जाएंगे? 12। नंबर ऑफ फेस कार्ड इंक्लूडिंग एस, क्योंकि एस के लिए मैंने क्या बोला? 1 होता है, अकेला है तो उसको भी हम फेस कार्ड अगर मान ले तो ये तब होगा जब क्वेश्चन बोलेगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा कि हाँ हम एस को भी क्या कर रहे हैं? फेस कार्ड में इंक्लूड कर रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे तब बेटा? 16, क्योंकि 12 तो हमारे फेस कार्ड होते ही होते हैं और 4 हमारे क्या होंगे? डिफरेंट एस होंगे। तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे बेटा? 16। तो नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हो जाएंगे बेटा? 16 हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए पोकर हैंड, अगर एक पोकर हैंड की बात करें तो उसमें कितने कार्ड होंगे? तो यहां लिखा है 5। अब बोलोगे सर जी 5 कैसे आया?
पोकर हैंड में 5 कार्ड कैसे आया? तो देखो जरा, मैंने यहां पर एक समझा रखा है कि मान लो ए बी सी और डी 4 लोग बैठ करके खेल रहे हैं, ठीक है, ए बी सी डी 4 लोग खेल रहे हैं। कार्ड नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बेटा? 52, 52 कार्ड्स हैं। तो हर किसी के पास कितने कार्ड जाएंगे बेटा? 13 कार्ड जाएगा या नहीं जाएगा? तो कैसे बांटा जा सकता है? हो सकता है 4, 4 और 5 बांटा जाएगा या नहीं जाएगा? कि 4, 4, 5 आ जाए, 5, 4, 4 आ जाए, 4, 5, 4 आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं एक बार में कितने कार्ड देने पड़ेंगे बेटा? 5 देने पड़ेंगे ना। तो जिस जगह पर एक बार में 5 कार्ड की वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा बेटा? पोकर हैंड्स के नाम से जाना जाएगा। उसको किस नाम से जानेगा बेटा? पोकर हैंड्स के। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछे कि नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए पोकर हैंड होगा तो कितना बोलेंगे बेटा? 5 कार्ड्स होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्ड्स इन ए पोकर हैंड कितना होगा? 5 हो जाएगा। तो उस चीज को ध्यान में रखेंगे, ओके बेटा। जैसे अगर 13 कार्ड है ना, अब 13 को 3 अलग अलग भागों में बांटो, बच पाएगा क्या? क्योंकि 4, 4, 4 कितना हो गया? 12 हो गया। तो तुमने क्या बोला कि पहले 4 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले ले, है ना, ठीक है। तो ये जो 5 वाला काम आएगा यही हमारा क्या कहलाएगा? पोकर हैंड के नाम से जाना जाएगा। अब देखो, अगर इसमें रुक, क्या हुआ? बर्दाश्त कर लो भाई, पहले बोल लेता हूं उसके बाद बोलो। क्या हुआ? मैं वही तो समझा रहा हूं, तू बीच में ही बोलना शुरू कर देता तो कहां से समझ में आएगा भाई? ठीक है, 13 कार्ड्स हैं, 13 को 3 भागों में तुझे बांटना है। बताओ बेटा कैसे बांटोगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा क्या? तो पहले तुमने 4 कार्ड निकाल लिए, अब कितने बच गए होंगे? 13 में से 4 निकल गया, कितने बच गए? फिर एक बार 4 निकाल लो, अब कितने बचे होंगे? तो ये जहां पर 5 कार्ड एक साथ आएंगे ना, उसी को कहा जाता है पोकर हैंड, ठीक है बेटा। उसको क्या बोला जाएगा? पोकर हैंड्स। ये जो प्लेयर होता है ना, वो अच्छे से समझ सकता है कि कैसे खेलते हैं, 4, 5, 5 या 4, 4, 5 के रूप में। तो जहां पर 5 कार्ड दिए जाएंगे ना, जिस भी अटेम्प्ट में, पहले बार में हो या दूसरे ही बार में हो या तीसरे बार में, जहां पर एक बार में 5 कार्ड दिए जाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? पोकर हैंड्स। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कोई अगर ये पूछेगा बताओ पोकर हैंड में कितने कार्ड होंगे, तो क्या बोलेंगे? 5 कार्ड्स होंगे, ठीक है। अगर पोकर हैंड में बोला तो कितने कार्ड होंगे बेटा? 5 कार्ड होंगे। तो ये चीजें आपको यहां पर ध्यान में रख के चलना है। तो ये ध्यान में रख लोगे क्या बेटा? बेटा नंबर ऑफ कार्ड्स कितने टाइप के हैं? 4। 4 तरीके के कार्ड है ना हम लोग। हम जब भी बात करेंगे ना तो 4 की बात ही करेंगे, ठीक है बेटा। अब खेलने के लिए तो हम लोग 13 लोग भी बैठ जाए, 4-4 कार्ड लेके खेल ले, है कि नहीं। नॉर्मली देखा जाता है कि 4 लोगों की बात हम लोग करते हैं, 4 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, ठीक है बेटा। ओके, अब है देखो बेटा, हम बात करते हैं इवेंट की। इवेंट के मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ घटनाएं हुई हो। इवेंट का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ काम हुआ हो, कुछ ना कुछ घटना हुआ हो। घटना का मतलब बुरी घटनाएं नहीं, कोई ना कोई काम हुआ हो। तो जहां पर कोई ना कोई काम के मतलब जो हमारा सैंपल स्पेस है उसी में से किसी वैल्यू को कंसीडर करना। जो हमारे पास सैंपल स्पेस है उसी में से किसी ना किसी को अगर हम अलग कर लेते हैं, एक सेट बना देते, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? इवेंट के नाम से जाना जाएगा या नहीं जाना जाएगा? तो वो हमारा क्या होगा बेटा? इवेंट होगा। तो इसमें सबसे पहला होता है नल इवेंट। नल का मतलब क्या होता है बेटा? क्या हो बेटा? बेटा तो हमने बोला सेट्स ऑफ वोवेल, सेट्स ऑफ वोवेल। तो वोवेल क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ये एक इवेंट है या नहीं है? तो ये मान सबसे पहला हमारा है बेटा नल इवेंट। नल का मतलब क्या होता है? खाली। नल का मतलब क्या होता है? खाली या एम्प्टी। तो ऐसा इवेंट जहां पर एक भी सैंपल पॉइंट नहीं हो, ऐसा इवेंट जहां पर एक भी सैंपल पॉइंट नहीं होगा, वो हमारा नल इवेंट के रूप में जाना जाएगा।
ठीक है, कि ऐसा कोई भी सैंपल स्पेस, ऐसा कोई भी सैंपल स्पेस या सैंपल पॉइंट जहां पर क्या हो बेटा, अगर एक भी हमारा इवेंट ना हो, एक भी सैंपल पॉइंट ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नल इवेंट। तो इसलिए बोला गया द इवेंट हैविंग नो सैंपल पॉइंट इज कॉल्ड नल इवेंट। ठीक है बेटा, और नल इवेंट को हमेशा फाई से डिनोट किया जाता है। नल इवेंट को किससे डिनोट करेंगे बेटा, हम लोग फाई के रूप में डिनोट करेंगे, फाई से डिनोट करेंगे। फिर उसके बाद उसी तरीके से होता है सिंपल और एलिमेंट्री। तो कहता है द इवेंट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन फर्दर इवेंट्स इज कॉल्ड सिंपल और एलिमेंट्री। कि भाई कोई, जैसे हमने इसको बोल दिया सेट्स ऑफ वोवेल ए ई आई ओ यू है, इसके अलावा कोई और वैल्यू इसमें कंसीडर हो सकती है क्या बेटा, नहीं ना, चेंज नहीं किया जा सकता है ना। तो अगर इसको चेंज नहीं कर सकते तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सिंपल इवेंट के नाम से जाना जाएगा। किस इवेंट के नाम से जाना जाएगा बेटा, ये सिंपल इवेंट के नाम से जाना जाएगा। कि जहां पर वो हमारा और इवेंट्स में चेंज ना किया जा सके, डिकम्पोज ना किया जा सके, तो वो हमारा क्या होगा, सिंपल या एलिमेंट्री इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा, कहलाएगा। तो अगर सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करेंगे तो वो क्या होगा कि उसको अलग तरीके से नहीं तोड़ा जा सके। ओके, फिर उसके बाद है बेटा कंपोजिट इवेंट और कंपाउंड इवेंट। क्या नाम दे रखा बेटा, कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट। तो बेटा याद रखना, अगर किसी इवेंट को दो या दो से अधिक इवेंट के रूप में देखा जाए, क्या करे बेटा, दो या दो से अधिक इवेंट के रूप में उसको तोड़ा जा सके, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, कंपाउंड इवेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पर हमने लिया था सेट्स ऑफ वोवेल, तो ये हमारा क्या हो गया था, सिंपल इवेंट। अगर मान लीजिए हमने लिखा ए ई को एक जगह कर लिया, आई ओ यू एक जगह कर लिया, अब बेटा दो अलग अलग इवेंट में तोड़ दिया या नहीं तोड़ दिया हमने। जो हमारे पास सेट्स ऑफ वोवेल था वो एक ही था, उसको हमने दो अलग अलग भागों में तोड़ दिया ना, तो मतलब दो या दो से अधिक रूप में हम लोग उसको देख सकते हैं नहीं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, बोलो, कंपोजिट इवेंट के नाम से जाना जाएगा या कंपाउंड इवेंट के नाम से जाना जाएगा। ओके, तो अगर कोई भी इवेंट को दो या दो से अधिक इवेंट के रूप में डिकम्पोज किया जा सके, तो वो हमारा कंपाउंड या कंपोजिट इवेंट के नाम से जाना जाता है। वो हमारा किस नाम से जाना जाता है बेटा, कंपाउंड और कंपोजिट इवेंट के नाम से जाना जाता है, कंपोजिट और कंपाउंड इवेंट कहलाता है। ओके, फिर उसके बाद बात आती है बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बेटा याद रहना, कहता है कि ऐसा कोई भी इवेंट जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो, जहां पर कुछ भी कॉमन ना हो, कि मान लो कि यहां पर देखो हमने एक सेट लिया, सेट ए, सेट ए में वैल्यू गिवन है 1 2 3, सेट ए में क्या गिवन है बेटा 1 2 3, और सेट बी में क्या गिवन है 4 5 6। तो बेटा बताओ 1 2 3 और 4 5 6 में कुछ भी कॉमन होगा क्या, 1 2 3 और 4 5 6 में कुछ भी कॉमन होगा। तो अगर कहीं पर भी कुछ कॉमन नहीं होता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के नाम से। तो कहता है इवेंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट्स ना हो, अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स ना हो, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जाना जाएगा। अगर कहीं पर कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। ओके, तो इसलिए हमने क्या बोला, इंटरसेक्शन कितना हो जाए बेटा, 0 हो जाए, कि कॉमन कोई भी हमारा ना हो। तो कॉमन कोई भी ना हो का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन विल बी 0। तो अगर कोई ऐसा इवेंट जहां पर इंटरसेक्शन हमारा 0 हो जाएगा तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जाना जाएगा। किस इवेंट के नाम से जाना जाएगा बेटा, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जाना जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। फिर उसके बाद आता है बेटा इक्वली लाइकली इवेंट्स। बेटा याद करो, हमने डाइस को थ्रो किया था ना, हमने क्या करा था बेटा, डाइस को थ्रो किया। तो डाइस को थ्रो करने पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू आ सकती है बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बताओ, तो टोटल आउटकम्स कितना है 6, उसमें से 1, तो 1/6 है ना।
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 की बात करें तो कितना होगा 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 की बात करें 1/6, प्रोबेबिलिटी 4 की बात करें 1/6, प्रोबेबिलिटी 5 की बात करें 6 की बात करें, हर किसी की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? हर बार 1/6 आ रहा है या नहीं आ रहा है? जहां भी देखो 1/6 1/6 1/6, हर जगह कितने आ रहे हैं 1/6। तो भैया एक ही जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सब क्या दिख रहा है? एक ही जैसा। जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि गोपी किशन मूवी में वो लड़का क्या चिल्लाता है, मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप, है कि नहीं? कि भैया दोनों अगर एक ही जैसा है, हम शकल है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, कि अगर ऐसे कोई ऑब्जर्वेशन जहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो? सेम हो। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या हो बेटा? सेम हो, तो वो हमारा इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि जहां पर अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम आ जाएगी, जहां पर क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सेम आ जाएगी, वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सब में देख लो ना कि कितना आ रहा है 1/6 1/6 1/6, सब में वही आ रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? इक्वली लाइकली इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहलाएगा। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है बच्चों, तो जहां पर भी अगर सारी वैल्यू क्या होगी बेटा? एक जैसी ही दिखेगी, जहां पर क्या होगा बेटा? सारी वैल्यू एक जैसी ही दिखेगी, वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्वली लाइकली इवेंट। तो कहता है व्हेन ऑल नेसेसरी एविडेंसेज आर टेकन इनटू अकाउंट, नो इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली एज कंपेयर टू द अदर्स इवेंट, दैट इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज इक्वल। कि अगर सारे जो भी इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए बेटा? इक्वल हो जाए, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? बोलिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि अगर कोई भी इवेंट ऐसा हो जहां पर प्रोबेबिलिटी उसकी वैल्यू बराबर हो जाए, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए बेटा? बराबर हो जाए, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के नाम से जाना जाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। फिर उसके बाद बात आती है बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में किसी क्या हो बेटा? क्या हो बेटा? ओ सॉरी, हाँ, इक्वली लाइकली इवेंट्स। हाँ, इक्वली लाइकली इवेंट्स बेटा, कि अगर सारे इवेंट की वैल्यू हमारी क्या हो? एक ही हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा? इक्वली लाइकली इवेंट। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या बता दिया? कि जहां पर इंटरसेक्शन क्या हो जाए? जीरो हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात आती है बेटा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब क्या बात आ रही है बेटा? एग्जॉस्टिव इवेंट। तो अगर कहीं पर भी हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात करेंगे, तो देखिए याद रखिएगा,
हमने क्वाइन को टॉस किया था तो क्या हुआ था, हेड और टेल आया था ना बेटा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड देखेंगे तो कितना आ गया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की अगर बात करें तो कितना आ गया बेटा 1/2। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल को अगर यूनियन करेंगे, यूनियन का मतलब समझते हो ना, मिला देंगे, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा, एच और टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा। हेड में सिर्फ हेड को लिया, टेल में टेल को लिया, कंबाइंड कर दिया तो हेड भी आ गया और टेल भी आ गया नहीं। तो मतलब इसका यूनियन हमारा सैंपल स्पेस के बराबर है क्या बेटा, है ना। तो ऐसा कोई भी इवेंट जिसका यूनियन अगर सैंपल स्पेस के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स के नाम से जानते हैं। अगर कोई भी ऐसा इवेंट जहां पर जो अलग अलग वैल्यू अकर्स होगा, जो अलग अलग वैल्यू दिया गया होगा, उसका यूनियन, यूनियन का मतलब मिला देना, अगर उसको मिला दें और वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के नाम से। तो देखिए यही चीजें लिखा है कि द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोबेबिलिटी और इवेंट्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू सैंपल स्पेस। कि जब हम लोग जो अलग अलग इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू गिवन थी उसका अगर यूनियन कर दें, उसका हम लोग क्या कर दे बेटा, यूनियन कर दे, तो यूनियन कर देने से अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, यूनियन कर देने से अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर कर दी जाए तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कि जो भी हमारे पास इवेंट्स है अगर उसका हम यूनियन कर दें और यूनियन हमारा किसके बराबर आ जाए बेटा, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। लेकिन एक चीज आप एक और देखो सर, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया था मैंने और एक कभी क्या बताया मैंने, एग्जॉस्टिव। सर क्या कभी ऐसा हो सकता है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हो जाए, बोलो बेटा। अगर कोई भी इवेंट्स ऐसा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या वो एग्जॉस्टिव भी हो सकता है, हो सकता है। क्यों, यहीं पर देखो ना, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल लिया, दोनों में कोई भी कॉमन है क्या बेटा, कुछ भी कॉमन है क्या, यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है इसका मतलब इंटरसेक्शन कितना हो गया हमारा बेटा, 0 हो गया ना। अगर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। और दोनों का इंडिविजुअल जब यूनियन किए थे तो किसके बराबर आ गया था बेटा, सैंपल स्पेस के। क्या हो गया था ये, सैंपल स्पेस के। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। याद रखिएगा बेटा, अगर कोई ऐसी वैल्यू आती है जो हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हो, जो हमारा क्या हो जाए बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हो, तो उस केस में इंडिविजुअल का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका सम हमारा 1 के बराबर होगा, है कि नहीं। उसका सम हमारा क्या होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। अब जैसे यहां देखो ना, 1 + 2 + 1 + 1/2, 1/2 + 1/2 कितना होगा बेटा, ठीक है। तो अगर कोई भी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों होगा तो उस केस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा बेटा, 1 के बराबर होगा। ओके, तो ये चीज भी ध्यान में रखना होगा या नहीं रखना होगा। तो अभी तक देखो, अभी तक सिर्फ हम लोग बेसिक कंडीशंस पे ही चल रहे थे, प्रोबेबिलिटी की शुरुआत अब होगी। इतने देर तक जो हम लोग मोह माया वाली बात कर रहे थे, एक लेक्चर तो आज ले लेता हूं मैं और एक लेक्चर मैं कल 2:30 बजे से ले लूंगा, ठीक है। तो कल ही मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, फिर आज नहीं कराऊंगा, देखता हूं, मैं बता दूंगा अभी, ठीक है। 3:30 बजे से नहीं कराऊंगा, पहले आज ये करा लेता हूं, उसके बाद में फिर कल इसको कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा। ओके, मोहित समझ में आ रहा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो अभी मैं पहले ये करवा दे रहा हूं और कल इसको कंप्लीट ही कर दूंगा फिर, ठीक है।
अभी मैं वो उसके जब प्रैक्टिकल के साथ में करवाऊंगा ना तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, वहां पे मैं बहुत सारे एग्जांपल लूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। वो कल वाली क्लास जब हमारी होगी ना उसमें मैं अच्छे से समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है। और हाँ हाँ बोलो। हाँ इस चैप्टर के A to Z क्वेश्चन को मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा लाइव, ओके। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑनलाइन, जो फेस टू फेस है वो फेस टू फेस। इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे को सारे क्वेश्चन सॉल्व होगा, टेंशन ना लो, ओके। तो अच्छा बेटा टेस्ट है तो हम क्या क्लास थोड़ी ना कैंसिल करके टेस्ट लेंगे, टेस्ट तो बाद में होगा ना क्लास के बाद। हाँ क्या बोल रहे थे बेटा? हाँ वो तो शुरू में ही बताया था ना मैंने, इवेंट मतलब घटना है, वही हमारा रिजल्ट है, ओके। अब देखिए बेटा, हाँ बोलो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जहां पर कॉमन कुछ भी ना हो बेटा, जैसे हमने बताया था ना कि ए बराबर हमने क्या हुआ, तो भैया जहां पर कॉमन हो जाए, इंक्लूसिव का मतलब जुड़ा हुआ होना। जितने एलिमेंट ए में है, जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट सेम टू सेम क्या हो जाए बी में, मतलब अगर कोई भी इक्वल सेट होगा ना बेटा तभी जाकर के वो वैल्यू कर देंगे हम लोग। अगर आपने सेट से रिलेशन पढ़ा हो तो मैंने वहां पर इक्वल और इक्विवेलेंट दोनों बताया हुआ था, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होता है तो इक्विवेलेंट कहलाता है, लेकिन अगर एलिमेंट भी बराबर है तो वो इक्वल सेट कहलाता था ना वहां पर, ठीक है। तो दोनों सेम हो गया, दैट्स मींस क्या, म्यूचुअली इंक्लूसिव है वो, ठीक है। और एक्सक्लूसिव का मतलब दोनों में म्यूचुअली कुछ है ही नहीं, कॉमन कुछ है ही नहीं, ओके। तो देखिए बेटा, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि हम लोग यहां पर बात करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड में टोटल आउटकम, कि अगर कहीं पर हमें प्रोबेबिलिटी को निकालना है तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स की बात करेंगे। तो इसको हम लोग आसान शब्दों में समझने के लिए लिख देते हैं कि P इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए का मतलब यहां पर आपको रखना है क्या बेटा, फेवरेबल आउटकम्स की, किस चीज की बात कर रहे हैं, क्या आपके फेवर में है। उसके बाद जैसे आपने क्वाइन टॉस किया तो भाई सामने वाला हेड या टेल तो बोलेगा ना, कि भाई अगर कोई भी कप्तान टॉस करता है तो अपोजिट कप्तान बोलता है कि उसे हेड चाहिए या ये टेल। अब मान लो उसने हेड कर दिया, तो हेड कर दिया तो मतलब उसके लिए फेवरेबल क्या होगा, हेड होगा ना, कि अगर हेड आएगा तभी वो टॉस जीतेगा, अगर टेल आएगा तो टॉस हार जाएगा या नहीं हार जाएगा। तो जो आप चाहते हो, जो आप मांगते हो, जो जिस पर आपका विश्वास है वो आपके लिए क्या होगा बेटा, फेवरेबल होगा, ठीक है। वो आपका क्या होगा बेटा, फेवरेबल। जैसे आप लोग अभी दुआ कर रहे हैं, हे भगवान किसी तरीके से पास हो जाए अच्छे नंबरों से, और पास होना ये आपके लिए क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स। पास होना ये आपका क्या होगा बेटा, फेवरेबल आउटकम। तो जहां पर भी फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल आउटकम्स करेंगे वो हमारा क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ ए डिवाइड में नंबर ऑफ एस, दैट मींस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल आउटकम्स। जैसे हमने क्वाइन को टॉस किया, हमने क्या करा बेटा, क्वाइन को टॉस किया, तो क्वाइन को टॉस करने के बाद क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो क्वाइन को टॉस करने के बाद क्या होगा, या तो हेड या तो टेल। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बोल रहा था तो देखो हेड इसमें कितनी बार आया है बेटा, एक बार ना, हेड कितनी बार आया है, एक। और टोटल आउटकम्स कितने हैं बेटा हमारे पास, दो। तो 1/2 लिख दिया था या नहीं लिख दिया था हमने। उसी तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल बोला जाएगा तो टेल कितने हैं बेटा, एक, और आउटकम्स कितने हैं टोटल, 2। तो क्या हो गया, 1/2 आ गया या नहीं आ गया। तो प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। याद रखिएगा जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 तक रहती है, दैट्स मींस लाइज फ्रॉम, मैं लाइज बिटवीन नहीं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं बेटा, लाइज फ्रॉम, मतलब 0 भी इंक्लूड है और 1 भी इंक्लूड है।
तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि बताओ प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहां से कहां तक, तो क्या बोलोगे बेटा? 0 से 1। 0 का मतलब होता है बेटा इम्पॉसिबल, असंभव, और 1 का मतलब क्या होगा बेटा? श्योर। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो उसके लिए ऐसा वाला एप्लीकेशन, ऐसा वाला ऑप्शन आपको टिक लगाना होगा, 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1। तो अब इसका मतलब क्या कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से 1 तक होती है, 1 के बीच नहीं, 0 से 1 तक होती है। 0 भी इंक्लूड होता है और 1 भी इंक्लूड होता है। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट। 0 का मतलब क्या है बेटा? इम्पॉसिबल। जैसे आप लोग अभी 12th वाले पास आउट बच्चे हैं ना, सब बच्चों के 12th के रिजल्ट आ गए या नहीं आ गए? मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम 12th में फेल हो जाओ? और असंभव है ना भाई, जब हम पास कर चुके तो फेल कैसे हो जाएंगे? हो ही नहीं सकते हैं। तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा? 0। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे, भैया तुम बताना जरा क्या चांसेस है कि तुम सीए 12th पास आउट स्टूडेंट हो? अरे गुरुजी, अगर सीए फाउंडेशन में आए हैं ना तो बिना 12th पास किए हुए तो आए नहीं होंगे, आया ना भाई? अगर हम सीए फाउंडेशन में आए हैं तो 12th पास करके ही ना आए होंगे, नहीं तो सीए में होते क्या? नहीं होते। तो मतलब श्योर है या नहीं है कि आप सभी 12th पास हैं? है कि नहीं? तो जहां पर कंफर्म हो, चेंज होने की कोई संभावना नहीं हो, वो हमारा कहलाता है श्योर इवेंट। वो हमारा किस नाम से आ जाए बेटा? श्योर इवेंट। और जहां पर संभव ही नहीं है कि ये हो पाए, उस काम को हम पूरा कर ही नहीं सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि सूरज जो है पश्चिम से उग जाए? संभव ही नहीं ना, सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 0 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? कि सर ऐसा संभव ही नहीं है कि सूर्य कभी भी पश्चिम से उग जाए, है कि नहीं? और पूरब से पश्चिम में अस्त होता है ना बेटा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पश्चिम में अस्त हो? तो सभी जानते हैं कि कंफर्म है कि पूरब से निकलेगा और पश्चिम में जाकर के डूब जाएगा। तो यही चीजें है ना हमारे बेटा। तो जहां पर कंफर्म होगा वो हमारा श्योर इवेंट होगा, और जहां पर संभव ही नहीं है कि वो हमारा काम हो पाए तो वो हमारा किस नाम से आ जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, कोई दिक्कत? क्या हुआ? कौन बोल रही है इसे? कौन बोल रहा था? अच्छा, स्नेहा बोल रही थी। चलो देखो, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया? सुचित्रा,
तो जीरो का मतलब क्या हो गया बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। जीरो का क्या मतलब हो गया बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, अब उसके बाद अगर वन आ गया तो वन का मतलब क्या हो गया बेटा? श्योर इवेंट। वन का मतलब क्या हो गया? श्योर इवेंट। तो जहां पर जो हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वही हमारा सैंपल स्पेस हो जाए तो हमेशा श्योर इवेंट होगा या नहीं होगा? जितना हमारा फेवरेबल आउटकम्स है वही हमारा क्या हो जाए बेटा? सैंपल स्पेस हो जाए तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? श्योर इवेंट के नाम से। लेकिन अगर कोई भी वैल्यू आए ही ना, किसी भी वैल्यू को हम लोग देखे ही ना, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट। कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो, फेवरेबल इवेंट्स हो ही ना, तो अगर कहीं पर फेवरेबल इवेंट्स नहीं होगा तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट के नाम से। और अगर सारे के सारे इवेंट्स हमारे लिए फेवरेबल ही है, दैट्स मीन सैंपल स्पेस के बराबर अगर हो जाएगा, तो वो हमारा श्योर इवेंट के नाम से जाना जाएगा, श्योर इवेंट कहलाएगा। तो ये दो चीजें ध्यान में रखोगे ना बेटा। अब देखिए, अगर क्वाइन है और क्वाइन पर दोनों ही तरफ क्या हो? हेड हो। याद करो मैंने एग्जांपल लिया था, शोले मूवी वाला सिक्का, दोनों तरफ हेड ही था या नहीं है? अब उसको हम टॉस करें और पूछे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आ जाए? आएगा कभी टेल? नहीं ना, क्योंकि दोनों साइड क्या होगा? हेड ही है। तो हेड ही है तो टेल आ ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि अगर दोनों बगल हेड है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आ जाए? भाई कंफर्म है ना, चाहे किसी भी साइड से आएगा तो हेड ही ना, कोई किसी भी साइड आए तो वो क्या होगा बेटा? हेड ही रह जाएगा। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखना है या नहीं रखना है? ओके, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? हमने श्योर इवेंट की बात करी, हमने किसकी बात करी? श्योर इवेंट की बात करी और इम्पॉसिबल इवेंट की बात करी। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? अब देखिए बेटा, अब अगर मान लीजिए कि एक साथ हमने दो क्वाइन को टॉस किया, हमने क्या करा बेटा? एक साथ दो क्वाइन को टॉस किया। अगर दो क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 2 की पावर 2 ना। अगर दो क्वाइन को एक साथ टॉस कर रहे, एक बार में टॉस कर रहे, तो सैंपल स्पेस कितना होगा? 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारे लिए? 4 हो जाएगा। तो क्या क्या हो सकता है? या तो दोनों पर हेड आ जाए, या तो दोनों पर क्या हो बेटा? हेड आ जाए, या पहले पर हेड दूसरे पे टेल आ जाए, पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे टेल आ जाए। यही हमारा आउटकम बनेगा ना बेटा, कि अगर एक साथ हम दो क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, अगर हम एक साथ दो क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो दो क्वाइन को टॉस करने पे क्या हो सकता है? या तो दोनों पर हेड आ जाए, या एक पर हेड दूसरे पे टेल आ जाए, एक पर टेल दूसरे पे हेड आ जाए, या दोनों पे क्या हो जाए हमारा बेटा? टेल आ जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल सैंपल स्पेस आ गया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा कि बताओ बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स आने की संभावनाएं कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स आने की संभावनाएं कितनी है? तो दोनों ही हेड आने की संभावना कितना बेटा? सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा केस है ना जिसमें दोनों का दोनों क्या हो जाए? हेड हो जाए। तो आने का क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम्स 1 और टोटल आउटकम्स कितने हैं यहां पर बेटा? 4। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हमारी वैल्यू कितनी होगी? 1/4। तो ये भी हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते बेटा? ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड बोला जाए तो एक हेड कहां कहां? यहां भी एक हेड है और यहां भी एक हेड होगा या नहीं होगा बेटा? तो फेवरेबल कितने? दो आउटकम्स हमारे पास फेवरेबल है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा? 2 हैं। और टोटल आउटकम्स हैं कितने? 4। तो 2/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बेटा? कितना हो जाएगा? 2/4। तो हमारा काम बन जाएगा ना।
फिर उसके बाद है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल्स पूछा जाए तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? सिर्फ एक ही है ना, टीटी। दोनों टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही है, टीटी। तो अगर टीटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एक फेवर में 4 टोटल, तो 1/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? लेकिन मजा कहां पर आता है जरा वो देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट का मतलब क्या हो बेटा? कम से कम एक। तो कम से कम एक का मतलब क्या? एक और उससे ज्यादा ना। कम से कम एक का मतलब क्या हुआ? एक या उससे ज्यादा। तो एक या उससे ज्यादा तो मतलब क्या? या तो दोनों हेड आ जाए या कम से कम एक हेड आए या ना आए बेटा? बोलो। अगर एटलीस्ट वन हेड का है तो मतलब क्या हुआ? कम से कम एक। तो इसको हम लोग क्या नाम दूसरा देता है बेटा? वन और मोर हेड्स। क्या बोलेंगे बेटा? वन और मोर हेड्स, कि एक या उससे ज्यादा। तो एक या उससे ज्यादा क्या? या तो हेड हेड आ जाए, टेल हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, यही हो सकता है ना। तो 3 आपके फेवर में, टोटल कितने हैं आउटकम्स? 4। तो क्या क्या आ जाएगा वैल्यू बेटा? 3/4 हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? कितनी आ जाएगी वैल्यू हमारी बेटा? 3/4। तो उसको हम लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे? ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड। क्या लिखा हमने बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन हेड, मतलब मैक्सिमम एक हेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? वो मैक्सिमम वन हेड। तो अगर मैक्सिमम वन हेड की बात करें तो मैक्सिमम वन मतलब मिनिमम 0 ना। मैक्सिमम 1 तो मिनिमम 0 भी तो हो सकता है बेटा। बोलो। तो मतलब एक या उससे कम, एक या उससे कम। तो अगर टेल टेल आ जाए तब भी हमारा काम बन जाएगा, हेड टेल आ जाए तब भी हमारा काम बन जाएगा, और टेल हेड बन जाए तब भी हमारा काम बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा। तो आप चाहे तो टेल टेल की बात कर लें, आप चाहे तो हेड टेल की बात कर लें, आप चाहे तो टेल हेड की बात कर लें, हमारा काम हो सकता है या नहीं हो सकता बच्चे? तो कितने आ गए टोटल फेवर में? 3। आउटकम्स हैं कितने? 4। तो 3/4 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो अगर एटमोस्ट की बात करेंगे तो इसी तरीके से आपको निकालने की जरूरत होगी। ठीक है, कि अगर एटमोस्ट की बात करें तो जहां पर दोनों टेल हो जाए, एक हेड दूसरा टेल हो जाए, या एक टेल दूसरा हेड हो जाए, तो उस केस में हमारा क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी इस तरीके से फाइंड आउट होगा। प्रोबेबिलिटी इस तरीके से फाइंड आउट होगा कि अगर एटमोस्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 1, मिनिमम 0 हो सकता है। मैक्सिमम 1 होना चाहिए, मिनिमम कितना हो सकता है बेटा? 0 हो सकता है। तो उस बेसिस पे हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। ओके। अब उसके बाद लगे हाथ हम लोग डाइस की भी बात कर लेते हैं। तो बेटा याद रखना, एक डाइस वाला तो हमने इक्वली लाइकली में बता दिया था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी को है इक्वली लाइकली वाले में दिक्कत? एक डाइस को थ्रो किया था, हर किसी की वैल्यू कितना? 1/6 1/6 1/6 निकाला था या नहीं निकाला था? तो अगर मान लीजिए कि वहां पर हमने निकाला था, तो अब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं। क्या कर लेते बेटा? 2 डाइस को थ्रो करते हैं। अगर हम 2 डाइस को थ्रो करेंगे, अगर हम क्या करेंगे बेटा? 2 डाइस को थ्रो करेंगे, तो थ्रो करने के बाद हमने इस तरीके से टोटल आउटकम्स निकाल लिया। इस तरीके से हमने क्या करा बेटा? टोटल आउटकम्स निकाल लिया। तो टोटल आउटकम्स कितने? 6 की पावर 2 इज इक्वल टू 36। टोटल आउटकम्स कितना निकल जाएगा? 36। अब ये जो हमारे पास 36 निकला है, तो इसमें 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 आ जाएगा। उसी तरीके से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ जाएगा। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 वाला भी केस होगा, 5 वाला भी केस होगा, और 6 वाला भी केस होगा या नहीं होगा? तो याद रखिएगा, जहां पर दोनों वैल्यू सेम है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, अगर दोनों वैल्यू सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा?
इसको क्या बोलेंगे? डबलेट्स के नाम से जानेंगे। इसको किस नाम से जानेंगे बेटा? डबलेट्स के नाम से जानेंगे। तो डबलेट्स को तो कितना आ जाएगा वैल्यू टोटल? 6 आएगा या नहीं आएगा? कि अगर डबलेट्स की बात करेंगे तो कितना आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बेटा? 6 आएगा। तो अगर डबलेट्स है तो डिफरेंस वहां पर कितना? 0। डिफरेंस क्या आ जाएगा बेटा? 0 ना, क्योंकि जो टर्म्स पहले पर है वही टर्म्स हमारा दूसरे पर भी है। तो दोनों पर अगर आ जाएगा बराबर तो डिफरेंस क्या होगा? 0 है ना। आप लोग कोई सामान खरीदने जाते हैं, वेट करके देता है, दोनों तरफ बराबर होता है या नहीं होता है? अगर बेटा मान लीजिए जिधर उसने वाट रखा है अगर वो नीचे रहेगा तो आप क्या बोलोगे? ओ कम नहीं लूंगा, बराबर दे कम से कम, है ना। तो हमेशा क्या करेंगे? उसको इक्वल लेकर के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर इक्वल लेकर के चलेंगे तो डिफरेंस क्या रहेगा? 0। तो यहां पर डिफरेंस हम किसकी बात करेंगे बेटा? 0 की बात। तो जहां पर भी डबलेट्स होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा? 0 कहेंगे। इसी का एक और नाम है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डिजिट। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डिजिट। दोनों तरफ क्या है? सेम डिजिट है या नहीं है? कि अगर एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ क्या होगा? 1 होगा। या आप सेम वैल्यू भी कह दे तब भी हमारा काम चल सकता है या नहीं चल सकता बेटा? सेम डिजिट कह दो, सेम वैल्यू कह दो, हमारा काम चल जाएगा या नहीं चल जाएगा? तो ये हमारा होता है डबलेट्स। अब इसमें क्या होता है कि अगर 1 और 1 को जोड़ दो कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? 2। और 6 और 6 को जोड़ दो तो कितना आएगा बेटा? 12। मतलब मिनिमम सम 2 होगा और मैक्सिमम सम कितना होगा बेटा? 12 होगा। तो इसी बेसिस पे देखिए हमने यहां लिखा है कि हमारे पास सम है। तो देखो 2 से लेकर के कहां तक बेटा? 12 तक। 2 से लेके कहां तक बेटा? 12 तक। कि जो हमारी टोटल वैल्यू कंसीडर्ड होगी वो कहां से कहां तक? 2 से लेके कहां तक? 12 तक। तो 2 क्या होगा बेटा? सिर्फ 1 1 लिखेंगे तभी ना 2 आएगा। अगर 3 कह रहे हैं तो 1 2 और 2 1 आएगा। 4 की बात कर रहे हैं तो कितना? 1 3 हो जाए, 2 2 3 1 हो जाए। इस तरीके से निकालेंगे सम या नहीं निकालेंगे? तो इसका करने का क्या तरीका है जरा देखो। इस तरीके से आपको हर बार करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इसको हर बार करो। तो कैसे करें? तो देखो बेटा 12 की वैल्यू कितनी? 1। तो नीचे भी 12 में लिख दो 1। ओके। अगर 3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। तो नीचे से भी लिख दो 2। अगर यहां लिखेंगे 3 तो नीचे भी क्या आएगा? 3। ऊपर लिखेंगे 4 तो नीचे भी क्या आएगा? 4। ऊपर लिखेंगे 5 तो नीचे भी क्या आएगा? 5। और बाद में जो हमारी ये वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे बेटा हम लोग? 6 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? इसकी वैल्यू हम लोग कितनी लिखेंगे बेटा? 6 लिखेंगे। तो 6 करके चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं हम लोग? ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर अब सम कहेगा, मैंने जैसे बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सम 6, तो भैया 6 के सामने में क्या है बेटा? 5। तो 5 डिवाइड में 36 आएगा या नहीं आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 9, 9 के सामने में कितना दे रखा है बेटा? 4। तो क्या लिखेंगे? 4/36। तो इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा बेटा? अगर सम से रिलेटेड कोई भी काम पूछेगा तो निकाल लेंगे ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 0, क्योंकि जो नंबर ऑफ डबलेट्स है वही हमारा डिफरेंस 0 होगा। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे बेटा? 6/36। ओके। कोई दिक्कत यहां तक? तो ये हमने, फिर उसके बाद बात आती है डिफरेंस की। तो देखना 0 वाला तो 6 के से आया था ना अपने पास बेटा। अगर डिफरेंस 0 की बात करें तो कितने नंबर आएंगे टोटल? 6। अब डिफरेंस क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। डिफरेंस क्या क्या हो सकता है बेटा? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अगर 1 डिफरेंस का बोलेगा तो टोटल 10 टर्म्स होंगे। 2 का 8, 3 का 6, 4 का 4 एंड 5 का कितना आउटकम्स होगा बेटा? 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस 2, तो डिफरेंस 2 के सामने में कितना है बेटा? 8 ना। तो डायरेक्ट 8/36 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ
डिफरेंस 4, 4 के सामने कितना है बेटा 4, तो 4/36 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? तो क्या इस तरीके से काम करेंगे बेटा? ओके तो ये हमारी कहानी थी बेटा डाइस वाली। ये हमने किसकी अभी कहानी करी है बेटा? डाइस से रिलेटेड करा है कि अगर डाइस होगा तो उस केस में हम लोग किस तरीके से इसको कंपेयर करेंगे, किस तरीके से देखेंगे, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर बात करेंगे। ओके गौतम पवन, पवन है तो गौतम, पवन, दीक्षा, वृंदा, विवेक, रोहित, फजल, ठीक है। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद मुझे एक बार कॉल कर लेना। ओके ओके बेटा, जो भी पूछना होगा वो तभी पूछना फोन पे, जब फोन करोगे तो क्लास के बाद मुझसे एक बार कॉल कर लेना। अब देखो बेटा, ये तो हमारी क्या हो गई, ये सारी बातें हो गई। हमने किसको देख लिया बेटा? ये हमारा कि किस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को कंसीडर किया, किस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को देखा है। तो इन केस ऑफ डाइस और इन केस ऑफ कॉइन अगर कोई भी अब क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अच्छा बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम एटलीस्ट 5, बताओ कितनी वैल्यू आएगी? मैं क्वेश्चन यहां पे लिखता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट सम 5, बाकी और देखो, 2 वाले कितने केस हैं? 1, 3 वाले कितने केस हैं? 2, 4 वाले टोटल कितने केस हैं? 3। तो 3, 2, 5, 1, 6, एटलीस्ट कितना 5 आना चाहिए ना। तो एटलीस्ट 5 का मतलब क्या? 5 से लेके 12 तक की सारी वैल्यू ना बेटे, है ना। तो 36 में से कितने माइनस कर दें? 6 को माइनस कर दें। 3, 2, 5, 1, 6, 5 भी तो इंक्लूड होगा ना। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 5, तो 5 भी ना आएगा भाई। तुम लोग 5 क्यों माइनस कर रहे हो? तो कितना होगा? 30 डिवाइड में 36 होगा या नहीं होगा? तुम लोगों ने क्या करा? 5 वाले को छोड़ दिया था ना। अरे नहीं, 5 वाला छोड़ा है तुम लोगों ने भाई, ठीक है। तो जो इसने 5 जोड़ा होगा उसका 30/36 आ रहा होगा, 30 डिवाइड में 36। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे ना। चलो अब देखो बेटा इधर, कॉम्बिनेशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, कि भाई अब कॉम्बिनेशन का भी हम लोग काम कर रहे थे। ऊपर में हमने बताया भी था कॉम्बिनेशन वाला। कहता है कि बताइए कि ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स, कि एक कोई बैग है उसमें कितने रेड बॉल है बेटा? 6, और ब्लू बॉल कितने हैं बेटा? 4। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 10 होंगे या नहीं होंगे? 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। कहता है कि अगर एक बॉल हम लोगों को उसमें से निकालना हो तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितने होंगे? गौर से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितने हैं बेटा? तो 6 में से कोई एक आ जाए हमारे लिए फेवरेबल होगा या नहीं होगा? और टोटल कितना? 10 बॉल है, 10 में से एक निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा? 6/10 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बेटा? देखो हमने यही लिखा है, ये नहीं 6/10। 6 तो हमारे पास रेड बॉल है, 4 हमारे पास ब्लू बॉल है, तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गए? 10। रेड बॉल है कितने बेटा? क्योंकि हमने रेड बॉल निकालना है ना। देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रही है।
तो 6 हमारे फेवर में है, 10 हमारे पास टोटल है, तो 6/10 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो सिर्फ सैंपल स्पेस निकाल के छोड़ देते हैं। भाई कितने बॉल निकालने हैं वो तो कम से कम बोलेगा तभी ना हम निकालेंगे बेटा, ठीक है बेटा। एक बता, 10 बॉल हैं, एक बॉल तो कम से कम निकलेगा ही ना कोई तो निकलेगा, तो 10/10 से ना हो जाएगा, श्योर इवेंट हो गया कि एक बॉल निकलेगा ही निकलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहां पे कहता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालना है। तो सैंपल स्पेस कितना होगा बेटा, 52C2 होगा या नहीं होगा? अगर 52 कार्ड है, 52 में से 2 निकालना है, तो 52C2 लिख सकता हूं ना। तो ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस। तो 52 इंटू 51 डिवाइड में 2 इंटू 1 कितना हो गया, 1326। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर डायमंड। डायमंड कितने होते हैं बेटा हमारे पास, क्योंकि हर सूट्स में तो 13 ही कार्ड होंगे ना, हर सूट्स में क्या होगा, 13 ही कार्ड होगा। तो डायमंड वहां भी कितना होगा, 13 ही होगा ना। डायमंड भी कितने होंगे, 13 ही होंगे। तो 13 में से किसी 2 को निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? तो 13C2 लिख देंगे ना। यहां पे क्या कह रहा है कि बेटा म्यूट कर लो सारे। अब तो नहीं हो रही है ना। देखो, अगर 2 कार्ड ड्रॉन एट रैंडम है, 2 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम है फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो अगर 52 प्लेइंग कार्ड्स में 2 निकाल रहे हैं, तो हमने पहले तो 52C2 निकाल लिया, तो 1326 आ गई। तो 2 कार्ड निकाले, और वो कार्ड कौन सा होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए। तो डायमंड है 13, तो 13 में से 2 कार्ड कोई निकालेंगे या नहीं निकालेंगे बेटा? 13 में से क्या पहला तो हमने सैंपल स्पेस निकाला कि 52 कार्ड हमारे पास टोटल होते हैं, उनमें से कोई 2 निकालना है, तो हमने लिख दिया 52C2। ठीक है, 52 कार्ड हैं उसमें से कोई 2 निकालना है, तो हमने 52C2 लिख दिया। लेकिन 13 जो कार्ड है उसी में से ना 2 निकलेगा, जो डायमंड बोल रहा है तो डायमंड में से ही 2 निकलेगा। तो 1302 यहां भी लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कि इन 13 में से कोई 2 निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 78।
तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा बेटा 78 डिवाइड में 1326 हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा? कितना आ गया बेटा 1/17? कितनी आ जाएगी बेटा 1/17। तो इस तरीके से आप इसकी भी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलो चलो ये क्वेश्चन बना के दिखाओ तो। ये क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से। सारे बच्चे करो जल्दी। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो 12/52 डायरेक्ट आ जाएगा। एक ही कार्ड तो निकालना है ना बेटा। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज फेस कार्ड। तो 12 फेस कार्ड है, उसमें से कोई एक, 52 में से कोई एक, तो 12/52 3/13। ओके, होगा या नहीं होगा बेटा? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन ए नॉर्मल ईयर, कि एक वर्ष में कितने संडे हो जाए बेटा? तो नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं बेटा? 365। नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। तो 365 है। एक वीक में कितने डेज होते बेटा? 7। तो अगर 365 को डिवाइड कर दे 7 से, मतलब 52 वीक्स तो आने ही आने हैं। ठीक है, उसके बाद कितना एक्स्ट्रा दिन? 1। कि भाई अगर हम लोग इसको देख रहे हैं तो क्या हुआ कि 52 इंटू 7 364, तो 364 में तो हो गया, एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ये नहीं हो गया? तो एक्स्ट्रा अगर हो गया तो टोटल हमारे पास वीक में दिन कितने होते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 दिन होते हैं। उसमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी कौन सी है बेटा? एक ही है ना। संडे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक है। तो हमारी क्या होगी? 1/7 आंसर आ जाएगा ना, कि इन 7 में से एक ही दिन संडे होगा, तो 1/7। कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी दिन पूछा गया हो, अगर 53rd वाला पूछा गया नॉर्मल ईयर में, तो उसका आंसर हमेशा 1/7 ही आएगा। चाहे संडे का पूछ दे, मंडे पूछ दे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी पूछा गया हो, अगर 3 नॉर्मल ईयर है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी बेटा? 1/7 ही होगी, क्योंकि 52 वीक्स तो होने ही होने, तो हर तो 52 टाइम्स आएगा ही आएगा। एक्स्ट्रा की ना बात पूछ रहा है, तो एक्स्ट्रा कितना? सप्ताह में होते 7 दिन है, और 7 में से एक हमारा फेवरेबल होगा, तो 1/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर उसी तरीके से लीप ईयर दे दिया जाए बेटा, तो लीप ईयर में कितने दिन? तो मतलब 52 वीक्स एंड 2 डेज। अब 2 दिन ऐसे हो सकता है ना बेटा, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, कुछ भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता। आपसे पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडे इन ए लीप ईयर। बेटा यहां भी मंडे आ रहा है और यहां भी मंडे आ रहा है, या नहीं आ रहा है? संडे मंडे हो जाएगा तब भी मंडे आ गया, मंडे ट्यूसडे हो गया तब भी मंडे आ गया ना। तो फेवर में कितने आ गए बेटा? और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अगर ऐसा क्वेश्चन हो
और अगर लीप ईयर हो, किसी भी दिन के बारे में पूछ दे, आंसर उसका कितना आएगा बेटा? 2/7। कितना आ जाएगा उसका बेटा? 2/7। तो कर लेंगे आराम से या नहीं कर लेंगे? कोई दिक्कत यहां तक? पक्की वाली बात। इससे आगे का कोर्स हम लोग करेंगे कल 2:30 से, ठीक है? इसका आगे का काम हम लोग करेंगे कल 2:30 से।